हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेयर लाइव। इस सेशन में हम सेट 2 को कवर करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया? ऑप्शन ए व्हाइट पेपर, ऑप्शन बी ग्रीन पेपर, ऑप्शन सी येलो पेपर, ऑप्शन डी ब्लू पेपर। इसका आंसर है ऑप्शन ए व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर क्या होता है? वो एक पॉलिसी, मतलब आपका सब कंट्री का कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकिंग होता है। तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि वाइट पेपर हमारा हमारा कंट्री का है। जैसे कि बिल को ड्राफ्ट करते हैं हम, जैसे कि आपको समझाने के लिए इजीली बोल सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं खुद का, तो उसको स्ट्रैटेजी को कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो वो जो हम लिख करके प्लानिंग एंड प्रोग्राम बनाते हैं हमारा गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का, तो उसको वाइट पेपर के जैसे कि हम डिनोमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज मीन्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट? मीन्स आपका सेक्युलर स्टेट जो होता है वो क्या बोलता है, मतलब उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए में है, रिलीजियस वर्शिप इज नॉट अलाउड। ऑप्शन बी, रिलीजियस आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट। ऑप्शन सी, द स्टेट रिगार्ड्स religions as a private affairs of the citizen and does not discriminate on this basis. ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। सेकुलर मीन्स क्या होता है? तो सेकुलर मीन्स होता है आपका वो, मतलब कोई भी हमारा रिलीजियंस नहीं है। ठीक है, मतलब कंट्री हैव नो रिलीजन। ओके, सो उसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट्स। सो उस हिसाब से हमारा आंसर तो ऑप्शन सी ही होगा। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियस आज ए प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। आपका राइट टू रिलीजन होगा, आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, इसी के ऊपर कोई प्राबंधिकता नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम एक दो पॉइंट पढ़ेंगे कि सेकुलर स्टेट्स मतलब सेकुलर वर्ड मतलब किस तरीके से, किस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 42 अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको हम बोलते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और उस टाइम में हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीन वर्ड को हम वहाँ उस टाइम में हम इंट्रोड्यूस किए थे। और हमारा जो राइट टू रिलीजन होता है वो फंडामेंटल राइट्स में किस आर्टिकल में रहता है? आर्टिकल 25 से 28 तक रहता है। ठीक है, उसको थोड़ा याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जो चार ऑप्शन है, किसको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, किसको अलाउ नहीं करता है, उसको थोड़ा आप समझिए। ऑप्शन ए में है, इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू द ऑफिस। ऑप्शन बी है, अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट्स पोस्ट। ऑप्शन सी है, restrict a person to remain president for only 2 terms. Option D, has been amended to allow a person only 1 term as president. तो ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है, इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू द ऑफिस। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है आपको री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट को। मान लो आपका एपीजे अब्दुल कलाम आपका प्रेसिडेंट थे, तो वो री इलेक्ट होना चाहते तो वो री इलेक्ट हो सकते थे, मगर वो नहीं चाहे, तो इसलिए वो री इलेक्शन उनका नहीं हुआ। तो इस हिसाब से आप कोई भी प्रेसिडेंट वो चाहेंगे तो री इलेक्शन के लिए तो उनका भी हो सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी आंसर होगा, अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट्स पोस्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द। तो उसका मोस्ट इसेंशियल फीचर क्या होता है पार्लियामेंट गवर्नमेंट का? हमारा आपको तो मालूम होगा, हमारा 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट नॉर्मली रहता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नॉर्मली रहता है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, और जो मोनार्की कंट्री है तो उसके लिए अलग सा है। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए 2 टाइप का होता है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपका एसेंशियल फीचर क्या है, इस चारों ऑप्शन में आप बताइए। तो ऑप्शन ए है सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशियरी क्या होता है। तो जो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता है ना, उसको कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर जो पार्ट्स होते हैं वो सब हम जिनको सब चुन करके वहाँ पे भेजे हैं, ठीक है, तो वो सब लेजिस्लेचर पार्ट में रहते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, लॉ को बनाते हैं। तो लॉ को एग्जीक्यूट कौन करते हैं, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं वो उसको हम एग्जीक्यूटिव पार्ट में रखेंगे। जैसे कि आप एक घर में सोच लीजिए, घर में आपका बाबूजी माँ जी है, वो क्या करेंगे, आपका लॉ को बनाएंगे, उस लॉ को आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो लॉ को जब एग्जीक्यूट कौन करेगा, हमारे जो बच्चे लोग हैं वो सब एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गए। तो कहीं पे भी किसी टाइम में भी आपका एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे। तो तीन पार्ट्स होते हैं आपका नॉर्मली, एग्जीक्यूटिव पार्ट, लेजिस्लेटिव पार्ट एंड आपका जुडिशरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन द ईयर 1950 आज, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था ना, इसके बारे में हम थोड़ा समझाते थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन उस टाइम में था 1935 से हम उसको कैरी आउट किए थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन रहता है, इस स्टेट को इस तरह का चलना है, स्टेट को इस तरह का मेंटेन करना है, क्योंकि हम जो लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग पीपुल लोग हैं, तो वहाँ पे आपका कौन सा नीति निर्देश आप हमारे लिए रहेगा, उसका एक इंस्ट्रक्शन पार्ट रहता है, ठीक है। उसको हम बोलते थे उस टाइम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आफ्टर 1950 मीन्स 1950, तो उसको हम बोले डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से आया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है, आयरलैंड से आया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आंसर, डीपीएसपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। आपको मान लीजिए आप संदिग्ध है, ठीक है, आपके ऊपर कोई डाउट आ गया है, ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट का कुछ डाउट आ गया है कि आपके ऊपर पुलिस का डाउट आ गया कि आप कोई भी इंसिडेंट घटा सकते हैं आगे में जाकर के, तो उस टाइम में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, मगर आपको प्रिवेंटिवली डिटेंशन रखा जाएगा, क्योंकि आप कोई भी किसी भी इंसिडेंट आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको डिटेंशन रखा जाएगा। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या रहता है, तो ऑप्शन ए में आ गया डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन, डिटेंशन आफ्टर इंटरोगेशन, डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन, ऑप्शन डी आ गया डिटेंशन फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे आप जो डिटेंशन, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन। ओके, आपको कोई भी इंटरोगेशन किया नहीं जाएगा, ठीक है, आपको कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा, आपको ऐसे ही डिटेंशन रखा जाएगा, क्योंकि आप मतलब आपके ऊपर डाउट आ गया तो आपको डिटेंशन रखा जाएगा। फिर जो प्रोग्राम रहता है आपका, मिनिस्टर प्रोग्राम रहता है कुछ प्रोग्राम, तो उस वाला कंडक्ट होने के बाद तो आपको छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे एक बात आता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है रिसेंटली आपका जो एसेंशियल एक्ट होता है ना, आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपका एक कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब पास हुआ था। तो क्या हुआ, मतलब कुछ लोग क्या करते थे कि जो डॉक्टर लोग है हमारा, जो एसेंशियल मतलब कमोडिटी मतलब हमको जो ट्रीटमेंट करते हैं जो लोग, ठीक है, डॉक्टर नर्सेस, तो उनके ऊपर ख़राब बिहेवियर प्रदर्शन किए, तो उनके लिए एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में वो एक्ट है, ठीक है। तो वो जो एक्ट में आपका कॉग्निजिबल ऑफेंस है, मीन्स आपको कोई वारंट इशू नहीं किया जाएगा, फिर भी आपको पकड़ा जाएगा और आपको आपके ऊपर चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर नॉन बेलेबल है, वहाँ पे कोई भी बेल भी इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, बेल भी आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, ठीक, उसको हम बोलते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। तो नेक्स्ट में आ गया द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो यूनिटरी सिस्टम जो होता है ना, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम में तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से क्या होगा आंसर आपका, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी,
ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग स्टेट, ऑप्शन सी ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, ऑप्शन डी लेसर चांस ऑफ ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग स्टेट। आपका यूनिटरी सिस्टम है ना, आपका स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा, ठीक है। तो इसी में आपको पूछा जाएगा कि हमारा इंडिया क्या है, ठीक है। इंडिया एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। मगर ये जो क्वासी फेडरल है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया नहीं गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया, व्हेन डिड इंडिया बिकम ए कंप्लीट सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा जो पूर्ण स्वराज हम प्राप्त हुए, ठीक है, सोवेरेन कंप्लीट सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम प्राप्त हुए, ठीक है, वो कहीं मतलब किस ईयर में वो हुआ, ठीक है। तो आपका जो चारों ऑप्शन है उसमें से मैं आंसर आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर है 26 नवंबर 1949 में। हमारा उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फ्रेम किया गया वो कंप्लीट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। मगर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में वो हम उसको वहाँ पे अडोप्ट किए, मतलब रियली अडोप्ट किए उस टाइम में। मगर 26 नवंबर 1949 में हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो अभी आ गया करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चंस। ईगल एक्ट which was making news recently is associated with which country, ठीक है। ईगल एक्ट क्या होता है, पहले हम समझेंगे ईगल एक्ट क्या होता है, ईगल का फुल फॉर्म क्या है, तो उसको पहले समझे। इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। तो जो वीसा हमारा एक्ट, मतलब वीसा जो पब्लिश करते हैं, हम कोई भी कंट्री में हम जाएंगे तो जो वीसा हमारे लिए वो होता है ना वीसा, तो अमेरिका का जो वीसा है आईटी प्रोफेशनल के लिए, ठीक है, वो थोड़ा बहुत उसका जो 7% था उसको बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। तो वो अच्छा है, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। तो वो जो एक्सेस होता है ग्रीन कार्ड के थ्रू में हमारा लीगल एम्प्लॉय, उसके बारे में हम और कोई भी वीडियो में डिटेल्स चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इज द इनिशिएटिव ऑफ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। आपका जो सेज होता है, सेज प्रोग्राम एक है, ठीक है, वो सेज प्रोग्राम कौन सा मिनिस्ट्री अंडर में आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सेज क्या होता है, सेज के बारे में थोड़ा समझेंगे। सेज क्या होता है, सेज आपका एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के थ्रू में आपको जो कंपनी है उनको सब मतलब एक्सेस दिया गया है, आप एसेंशियल कमोडिटी बनाइए आपका एल्डर पीपल के लिए। हमारा कंट्री में जो एल्डर पीपल रहते हैं उनके लिए जो उनका एसेंशियल कमोडिटी रहता है उसके लिए आप थोड़ा बहुत बनाइए, और उसके लिए हम उस हिसाब से जो जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो सब सेज के थ्रू में किया जाएगा, ठीक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है नाच फैसिलिटी which was seen in news recently stands for। तो नैच फैसिलिटी क्या होता है, यहाँ पे आप ऑप्शन को थोड़ा पढ़िए, उस हिसाब से आप आंसर देने को ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो नैच का काम क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब गवर्नमेंट कोई भी सैलरी क्रेडिट करता है, ठीक है, उस टाइम में मान लो कि जिस दिन में आपको सैलरी क्रेडिट होने वाला था उस दिन आपका छुट्टी आ गया, ठीक है, संडे आ गया, कोई भी छुट्टी आ गया, तो उस दिन क्रेडिट हो नहीं पा रहा था, ठीक है, तो अगला दिन में क्रेडिट हुआ था। अभी 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 एक इशू पास किया गया है कि अगस्त 1 से, ठीक है, अगस्त 1 से आपका आरबीआई एक गाइडलाइन दे दिया है, जो नैच फैसिलिटी के थ्रू में, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू में अब आपका कोई भी ऐसी छुट्टी फुट्टी देखा नहीं जाएगा, ठीक है। आपको जिस दिन में आपका सैलरी क्रेडिट होना था उसको क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू वैलिडिटी ऑफ द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। तो पहले से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट था उसका वैलिडिटी 7 ईयर्स के थे, 7 ईयर्स के लिए था। अभी उसका वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी लाइफ टाइम तक आपको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दे सकते हैं सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट का भी दे सकते हैं, कोई जो भी स्टेट में आप बिलोंग्स करते हैं उस स्टेट का भी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका आता है सतत स्कीम। सतत स्कीम क्या होता है, सतत स्कीम का सतत का फुल फॉर्म
पहले हमको जानना पड़ेगा। सतत का फुल फॉर्म क्या है? सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ओके, जो आपका अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको आंसर भी मिल गया होगा जो ऑप्शन में है, ठीक है। तो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव चूज करेंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव क्या होता है? तो आप मान लीजिए आपका, हम क्या पेट्रोल के थ्रू में हम गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल को छोड़ करके कुछ अल्टरनेटिव होगा, वो सस्टेनेबल होगा, मीन्स आपका मतलब इकोनॉमिकली बैलेंस्ड होगा, तो उसको हम चूज करेंगे। तो उस हिसाब से हम एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे, वो है सतत प्रोग्राम। तो उसको मतलब कौन सा मिनिस्ट्री उसको कंडक्ट कर रहा था? उसको नॉर्मली आपका क्या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।